एक ऐसा राज्य जिसकी राजगद्दी पर बैठे इतिहास के सबसे महान राजा, जिसकी गद्दी पर बैठे अखंड भारत के निर्माता, या यूं कहें बुद्ध की धरती, गांधी के प्रयोग की माटी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य की या मगध के उत्कर्ष की। अफगान से लेकर बंगाल तक, उत्तर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला राज्य, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है बिंबिसार को। दोस्तों, बिंबिसार का दौर 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक बताया जाता है, जिसमें बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए कई योजनाओं पर काम किया था। मगध विस्तार के लिए अलग अलग साम्राज्यों के साथ व्यापारिक गठबंधन किए, कहीं युद्ध से तो कहीं कूटनीतिक प्रयास किए। दोस्तों, इतिहास में बिंबिसार की 3 प्रमुख पत्नियों का उल्लेख मिलता है, खेमा, चेलना और वैदेही। खेमा कौशल देवी के नाम से जाना जाता है, जो कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। बिंबिसार ने वैवाहिक गठबंधन से मगध और कौशल को मजबूत तरीके से जोड़ दिया था। और दूसरी पत्नी चेलना लिच्छवी की राजकुमारी थी, जो अजातशत्रु की बहन थी। और तीसरी पत्नी वैदेही, जो विदेही की राजकुमारी थी। इन कूटनीतियों के चलते बिंबिसार ने मगध के पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, बिंबिसार के समय अवंती भी मगध के बराबर ताकतवर था, तो मगध अवंती पर आक्रमण कर देता है और फिर मगध और अवंती के बीच समझौता भी हो जाता है, जिसमें चंद्रप्रद्योत महासेन को जब पी लिया हुआ था, तब बिंबिसार से एक अच्छे वैद्य की डिमांड की जाती है। तब बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेज देता है। दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में लगभग 80,000 गांव थे और वो तमाम 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी ग्रीव्रज या राजगीर, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी थी और अंदर घुसने के सारे रास्ते दीवार से चुन दिए गए थे, जिससे राजधानी अभेद हो गई थी। मगध ने कूटनीति, युद्ध और धर्म पर भी पूरा ध्यान दिया। बौद्ध और जैन परंपराओं का प्रचार किया, बौद्ध मठों का निर्माण कराया और बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 554 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद मगध का अगला सम्राट होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। जिस तरह बिंबिसार ने कूटनीतिक तौर पर मगध का विस्तार किया था, काशी और कौशल इस नीति से चिढ़ गए। दोनों ने मिलकर अजातशत्रु के ऊपर आक्रमण कर दिया था। हालांकि अजातशत्रु उन पर भारी पड़ा। कौशल के राजा को शांति प्रस्ताव के लिए अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से करनी पड़ी और काशी से अपना पूर्ण अधिकार छोड़ना पड़ा। गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या करने वाले अजातशत्रु को इस घटना से और बल मिला, क्योंकि दोस्तों, अजातशत्रु के खून में विस्तार तो था ही, अंततः उसने लिच्छियों को भी हराया और वैशाली पर अपना कब्जा कर लिया। अजातशत्रु की सेना में कई घातक हथियार थे, जैसे रथमूसल, जिसमें कई गदाएं जुड़ी हुई थीं, जिसकी चपेट में आने से कई दुश्मन सैनिक मारे जाते थे। और दूसरा हथियार महासला कंटक, जिसमें संभवतः पत्थर दुश्मन की सेना के ऊपर फेंके जाते थे। पर महाशक्तिशाली अजातशत्रु के लिए सबसे बड़ी चुनौती था अवंती, क्योंकि बिंबिसार ने अवंती की शक्ति को देखते हुए शांति समझौता कर लिया था। लेकिन अजातशत्रु के एग्रेसिव रवैये को देखते हुए कूटनीतिक रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते चले गए और अजातशत्रु के समय ही अवंती ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब अवंती की नजर थी मगध पर। अवंती के राजा ने अपना विस्तार मगध तक करने की धमकी दे दी। इस खतरे के डर से अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी शुरू कर दी। इन दीवारों के अवशेष राजगीर में आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि अजातशत्रु के जीते जी अवंती ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। अजातशत्रु के बाद मगध की कमान संभाली उनके पुत्र उदयन ने, ठीक उसी तरह जिस तरह से अजातशत्रु ने संभाली थी, अपने पिता की हत्या करके। सम्राट बनने के बाद उदयन ने पहला काम राजधानी को शिफ्ट किया। राजगीर पर हमले का खतरा था, इसीलिए अब राजधानी गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र ले आए। इस कदम से एक ऐसे शहर का निर्माण हुआ जो मगध का सदियों तक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। इसने व्यापार, रक्षा और सेंट्रल कंट्रोल को बढ़ाया, जिससे मगध का प्रभुत्व मजबूत होता गया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का प्रभुत्व भी बौद्ध धर्म के साथ साथ बढ़ा और 444 ईसा पूर्व में उदयन के बेटों ने उनका कत्ल कर दिया। जबकि जैन सूत्र बताते हैं कि उदयन की हत्या के पीछे उनके बेटे नहीं बल्कि अवंती के लोग थे। जबकि बौद्ध परंपरा कहती है कि हर्यक वंश की परंपरा यही रही है कि अपनी पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद हर्यक वंश का पतन होता चला जाता है।
फिर मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता थी अवंती पर जीत। 100 साल की दुश्मनी अवंती की हार के बाद खत्म हुई। शिशुनाग के समय अवंती मगध का हिस्सा बना और मौर्य काल तक मगध का हिस्सा रहा। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र काला अशोक गद्दी पर बैठा। पुराणों और दिव्यादान में इसका नाम काकवर्ण मिलता है और इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, वर्णमंड की हर्षचंद्र के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते हुए महापद्म नाम के व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। शिशुनाग के बाद मगध पर नंद वंश का शासन रहा। नंदों के समय मगध और शक्तिशाली राज्य बन गया। महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे और इतने शक्तिशाली कि पंजाब और सिंध पर कब्जा करने वाला अलेक्जेंडर डर से कभी मगध की तरफ बढ़ा ही नहीं। महापद्मनंद, जिन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, पुराणों के अनुसार कई क्षेत्र पर विजय, कलिंग वर्तमान का उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, इसमें महापद्मनंद की प्रमुख उपलब्धि थी कि कलिंग के राजा को हराना, इस इलाके को मगध में शामिल करना। महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध का विस्तार किया। पुराणों और हाथी गुम्फा के अभिलेख के अनुसार कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया और यहाँ से एक जैन मूर्ति को विजय के प्रतीक के रूप में मगध ले गए। ये विजय सैन्य शक्ति और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। यह कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ कलिंग नहीं बल्कि कौशल को भी मगध में शामिल किया था। महापद्मनंद की सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार फौज, 6,000 लड़ाकू हाथी थे। इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी उस समय किसी के पास नहीं थी। घनानंद इस वंश का आखिरी शासक था और इसके बाद मौर्य साम्राज्य का शासन आया, जिसमें मगध की चमक एक अलग स्तर पर पहुंच गई। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बेहद साधारण परिवार से थे। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार नंद राजवंश के दरबार में हुआ था। माता का नाम मूरा था, जो एक साधारण महिला थी। हालांकि बौद्ध परंपरा ये कहती है कि वर्तमान के गोरखपुर से लगी नेपाल की तराई में एक रियासत थी। उसका काम देखने वाले लोगों के परिवार से चंद्रगुप्त आते थे। यानी 2 मत हैं। चाणक्य महान विद्वान और राजनीतिक, जिनकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की चालों का वर्णन 9वीं शताब्दी में लिखी विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में मिलता है। इतिहासकार रामचरण शर्मा अपनी किताब में एक ग्रीक राइटर जस्टिन के हवाले से लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में कई छोटे बड़े युद्ध जीते, जिनमें प्रमुख था सेल्यूकस के साथ लड़ाई। दोस्तों, सेल्यूकस अलेक्जेंडर की सेना का कमांडर था, जो कि अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। सेल्यूकस के पास भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग पर कब्जा था। अब चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पूरे भारत पर फैलाने की सोची और फिर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच लड़ाई होती है, पर मगध की विशाल सेना के सामने सेल्यूकस नहीं टिक पाता। सेल्यूकस ने अपनी हार मानते हुए चंद्रगुप्त के सामने शांति का प्रस्ताव रखा। अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। उत्तरी अफगान, सिंध, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी हिस्सा बख्श दिया गया। इस प्रस्ताव पर चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। चंद्रगुप्त के शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी सेना का रखरखाव। प्लिनी के अनुसार मौर्यों के पास 8,000 रथ भी थे। मौर्यों के पास अपनी नेवी भी थी, जो नंदों की तुलना में 3 गुना थी। चंद्रगुप्त के बाद मगध को बिंदुसार ने संभाला, जिन्होंने 297 से 273 ईसा पूर्वी तक शासन किया। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को संभाले रखा। बिंदुसार के अंत के समय में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। परंतु दोस्तों, मगध की राजगद्दी के लिए खून बहना तो आम बात थी। बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यादान में उल्लेख है कि अशोक ने अपने भाइयों को, विशेष रूप से सुसीम को हराकर सिंहासन हासिल किया था, जो बिंदुसार के शासनकाल की अंत में दरबार की आंतरिक अस्थिरता को दर्शाता है। यानी कि क्लियर नहीं था कि अगला शासक कौन बनेगा। बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी अशोक ने संभाली और मगध के इतिहास में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त राजा बने और शायद सबसे ज़्यादा भाइयों का कत्ल करके राजा बने। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने शासन के शुरुआती दिनों में काफ़ी क्रूर थे। गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। अशोक कलिंग पर विजय पाना चाहते थे, जो काफ़ी मारकाट और संघर्ष के बाद जीत भी लिया। ऐसा कहा जाता है कि मारकाट से नदी का रंग लाल हो गया था। ये देखकर अशोक ने हिंसा त्याग दी। अशोक का ये युद्ध हिंसा से और अहिंसा की ओर एक असाधारण परिवर्तन था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाते हुए अपने विशाल साम्राज्य को नैतिकता और कल्याणकारी शासन के आधार पर एकजुट किया
और अशोक ने धम्म की नीति शुरू की जो नैतिकता, करुणा, अहिंसा और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख भी बनाए जिनमें प्रमुख भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो बनारस के सारनाथ का है, और धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा। और फिर धीरे धीरे बड़ी सेना के खर्चों को न चला पाने के कारण और सही शासन प्रबंध न होने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है और मौर्य साम्राज्य के अंतरिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है और मौर्य शासनकाल का अंत हो जाता है। और मगध पर अगला शासन शुंग वंश का शुरू हो जाता है जिसके पहले शासक बने पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने यूनानियों के खिलाफ कई बड़े युद्ध लड़े। शुंग शासकों ने कला संस्कृति को बढ़ावा दिया, पर अगले शासक ज़्यादा मजबूत न होने के कारण मगध की गद्दी पर कर्ण वंश का उदय होता है जिसके पहले शासक थे वासुदेव कर्ण जो शुंग वंश के राजा देवभूति के दरबार में मंत्री थे। देवभूति को हटाकर मगध में कर्ण वंश की नींव रखी जो मगध का पहला ब्राह्मण वंश था जिसने मगध की राजगद्दी पर शासन किया, जो बहुत ही छोटे समय के लिए मगध की राजगद्दी पर बैठा था। आंध्र के सातवाहन वंश के राजा ने कर्ण वंश के राजा श्रवण की हत्या कर दी और मगध पर कर्ण वंश का अंत कर दिया। और इसके बाद कुछ छोटे वंशों ने शासन किया और इसके बाद कुछ छोटे वंशों के शासन के बाद बारी आती है गुप्त वंश की। दोस्तों, गुप्त वंश ने मगध पर 320 ईसा से 550 ईसा तक शासन किया। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, परंतु गुप्त वंश को ख्याति तब मिली जब चंद्रगुप्त प्रथम जो घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त को महाराजिराज की उपाधि मिली, अर्थात राजाओं का राजा। चंद्रगुप्त ने लिच्छियों की राजकुमारी से शादी की, पड़ोसी राज्यों से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए और चंद्रगुप्त ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपने नियंत्रण में ले लिया जो उनके शासन में गुप्त साम्राज्य के लिए मौजूद नींव बना। दोस्तों, जिसे उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने और विस्तार किया। समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव हिंदुस्तान के बाहर भी फैला हुआ था। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने शासन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा और इसी वीरता और नेतृत्व की क्षमता के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपनी पीक पर था। उन्होंने वैवाहिक गठबंधन और लड़ लड़कर जीतकर साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह मध्य भारत में शासन करने वाले वाकाटक राजकुमार से कराया था। राजकुमार की मौत के बाद उनके नाबालिग बेटे ने इस राज्य को संभाला। इस प्रकार प्रभावती अप्रत्यक्ष रूप से शासक बन गई थी, यानी क्वीन मदर, जिसने अपने पिता चंद्रगुप्त के हितों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने मध्य भारत के वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा इलाका मिल गया। चंद्रगुप्त ने कुषाणों से मथुरा पर विजय प्राप्त की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पश्चिमी मालवा, गुजरात तक कब्जा कर लिया, जो लगभग 4 शताब्दी तक क्षत्रियों के शासन में था। इस विजय से व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध वेस्टर्न सी फ्रंट पर नियंत्रण मिल गया। इससे मालवा और इसके प्रमुख शहर उज्जैन तक विकास हुआ, जो मगध के अधीन था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी उज्जैन में ही बनवाई और गुप्तों को मध्य एशिया से आए हूणों को आक्रमण का सामना भी करना पड़ा और धीरे धीरे गुप्त वंश अपनी ढलान की तरफ चला गया। गुप्तों के बाद हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश, पाल वंश का शासन मगध पर रहता है। इसके बाद पीठपति शासकों का शासन मगध पर रहा, पर मगध का केंद्रीय महत्व धीरे धीरे खत्म होता है और इलाके के छोटे छोटे राज्यों और विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में आने लगता है।